नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं इसमें लेकर आई हूँ टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और पेडागोजी के क्वेश्चन से जो कि 75 नंबर्स की आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए है, और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ उठा सकें, इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का जो संवेगात्मक विकास होता है, इमोशंस डेवलपमेंट, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ये बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। मतलब बच्चों का जो अधिगम होता है, जो लर्निंग है, उसको और सरल बनाने के लिए अध्यापकों को अच्छे कक्षाई परिवेश, मतलब कक्षा का परिवेश जो होता है वो बहुत अच्छा से क्रिएट करना चाहिए। इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कौन सा नहीं है? तो बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, मतलब जैसे अध्यापक कर रहे हैं उसके अनुसार कार्य करना, ये अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां दिखाई देती हैं, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा? अधिगम में असुविधा हो रही है उसे, मतलब सीखने में दिक्कत हो रही है, अधिगम में अशक्तता के कारण, या अधिगम में कठिनाई के कारण, या अधिगम में समस्या के कारण। तो ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है? तो वो अधिगम में अशक्तता के कारण ऐसा कर रहा है, मतलब दर्पण छवि उसके में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? मतलब अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक, मतलब अर्थपूर्ण बनाया जा सके, जिससे कि नीचे दिए गए अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता, सरल नहीं बनाता? विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करवाएं, मतलब कंटेंट जो है उसको केवल याद ही करवाएं, उसकी पुनरावृत्ति याद के आधार पर हो, या फिर विषय वस्तु पर प्रश्न बनाए जाएं, या प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किया जाए, मतलब जो टॉपिक है उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए, या प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद भी करवाया जाए, मतलब उस पर कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन करवाया जाए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। किसको? तो वो करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक कल्पनाएं, कि बच्चे समाज का ही रूप है, मतलब समाज के अंतर्गत रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वे एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? मतलब कोई बच्ची है, एक अध्यापिका ने ये ध्यान दिया कि पुष्पा जो है, जो एक बच्ची है, वो एक समस्या का समाधान खुद से नहीं कर पाती, उसे किसी वयस्क, मतलब मैच्योर व्यक्ति और किसी साथी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, उसमें ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं क्या? पार्श्वकरण है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, या सहारा देना है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है सहारा देना, मतलब उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, अधिगम में आकलन के लिए
या अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम का आकलन भी क्यों आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब सीख लिया तो उसका आकलन भी करना जरूरी है, मूल्यांकन भी करना जरूरी है, तो क्यों? सो किस लिए होता है ये? तो ये होता है प्रेरणा के लिए, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है। ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, मतलब नाराज तो कोई भी हो सकता है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर हो, मात्रा में हो, मतलब कहाँ ज़रूरत है, सही समय पर हो, किस समय हो, सही उद्देश्य के लिए हो, मतलब पर्टिकुलर आपके पास रीज़न भी होना चाहिए, तथा सही तरीके से नाराज होना। ये नहीं कि हम अनकंट्रोल हो गए, तो ये आसान नहीं है। ये संबंधित है किससे? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो आप समझ गए होंगे ये किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। मतलब संवेग जब व्यक्ति के अंतर्गत आने लगते हैं, उत्तेजना होने लगती है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे कब, किस समय, किस व्यक्ति से किस तरह से नाराज होना है और क्यों होना है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो क्या है? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक अनुभव उसको प्रभावित नहीं करेगा। किसको? व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, अधिगम जो निरयोग्यता वाले बच्चे हैं, जो सीखने में जिनको दिक्कत होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की प्रगति का, मतलब प्रोग्रेस का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? व्यक्ति केस अध्ययन, मतलब चाइल्ड केस जो अध्ययन होता है, पर्सन केस, घटनावृत अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संरचित व्यवहार परक अवलोकन ज़्यादा उसकी पद्धति में सबसे उपयुक्त है। संरचित व्यवहार परक मतलब व्यवहार के आधार पर उसकी परख करना। नेक्स्ट है, अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है, या फिर इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसको बढ़ाना है, मतलब अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? तो वो है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सके, मतलब कई प्रकार के कौशल, स्किल्स और युक्तियों का शिक्षण करना। नेक्स्ट है, वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यह स्वनिर्देशित वाक्य यानी बोलना सहयोग का निम्न स्तर है या निम्नतम स्तर है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक्कल्पना के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं ये? व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राक्कल्पना के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा या वैज्ञानिक पद्धति। तो किसके लक्षण है ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। कक्षा 7 का विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, या शिक्षार्थी से कहेंगे कि वे विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें, मतलब विकल्पों के आधार पर करें, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, या फिर शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वे विकल्पनात्मक
पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए प्रयास करे और उसे दोबारा करे, क्योंकि बच्चा अगर निरंतर अभ्यास करता रहेगा, बार बार, अगर उसे ये पता होगा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, तो उसमें वो अपनी गलतियों में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सीखने के लिए आकलन ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो क्या हो जाएगा इसका? सीखने के लिए आकलन क्या होगा कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मतलब ये मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? संवेग का जो मनोविज्ञान है, इमोशंस का, साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषय निष्ठा भावना या विषयनिष्ठ भावना है और वे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उन्नत होते हैं या उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं या फिर संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो वो दिया गया है संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से ही किसी शिक्षार्थी में आए, वो किसी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समय को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, मतलब उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है, तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? के रूप में जाना जाता है। मतलब प्रेरक है, व्यक्तित्व विशेषक है, संवेग है या प्रत्यक्षण है। मतलब राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है, तो ये उसका आंतरिक बल है जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है, तो वो किस रूप में जाना जाएगा? वो है प्रेरक, मतलब उसे मोटिवेशन मिल रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र जो होता है कि मोटिवेशन किस तरह से मिलता है, तो वो उसमें कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, या प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार या उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना या उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या फिर आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। सो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन जो है वो आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन है, प्रतिधारण है, पुनरावृत्ति है या सार को दोहराना है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है प्रतिधारण, मतलब उस किसी को देखकर धारण कर लेना, समाज के रूप में सीखना। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है क्या कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो, मतलब इंटरनल उन्हें मोटिवेशन मिले। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। इस प्रकार की अधिगम तो इस संदर्भ में क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करेंगी, या इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं, या अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, मतलब पर्टिकुलरली सभी पर्सनली रूप से बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर ध्यान देना, लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि
कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें ये महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। या फिर प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा, किसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। या प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। कौन सा कथन जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करेगा कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें? सो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न जो हैं वो अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होती, जितने आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों की सीखने की जो जिज्ञासा है, जो अधिगम कैपेसिटी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? मतलब निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा है जो वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, मतलब विकास जो है वो अधिगम से स्वतंत्र है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, मतलब दोनों समान हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, मतलब विकास आगे चलता है और अधिगम पीछे हो जाता है। या विकास अधिगम का समानार्थक है, मतलब दोनों ही समान हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, क्योंकि अधिगम तेजी से होता है और विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? किस प्रकार से, मतलब एक अध्यापिका जो है बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनाने के योग्य उसमें सहायता कर सकती है। किस प्रकार से उन्हें इस तरह बना सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, मतलब उनसे स्वयं करवाना। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। या बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब पाठ्यपुस्तक में ही बच्चे उन समस्याओं को हल ढूंढ सकते हैं। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय उन्हें सहयोग देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। मतलब कोई भी विद्यार्थी एक प्रकरण में किसी टॉपिक में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, अंडरलाइन करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती। मतलब जब वो प्रकरण पर कोई बिंदुओं को रेखांकित कर रही है और दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना रही है, तो उस समय उसके मन में, दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वो उन्हें प्रस्तुत करती है। तो वे क्या कर रही है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। मतलब विचारों का संगठन कर उसके द्वारा अपने चिंतन जो है, उसकी सोच जो है, उसको निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। या केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। या अनुरक्षण पूर्वाभ्यास मतलब पहले किया गया अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है कि पहले उसने किस तरह से प्रयास किया था। या प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। सो राइट आंसर क्या होगा कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। मतलब अपना जो उसका जो स्वचिंतन है उसको निर्देशन के रूप में लाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाए, मतलब बाहरी रूप से। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। सो निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो ये अपनी सहमति के ऊपर है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मतलब कौन सा तरीका है जिससे आप एक सृजनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड की पहचान कर सकते हैं? ये अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। या बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वे समस्याओं को हल करते हैं। या मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ के आधार पर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह पहचान करेंगी वो? बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करें, मतलब पूर्ण रूप से अवलोकन करें,
और विशेष रूप से उस समय जब वे समस्याओं को हल करते हैं, उस समय हम उनका अवलोकन कर सकते हैं और एक क्रिएटिव चाइल्ड की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती या फिर उपर्युक्त सभी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो गणित अध्यापिका है वे उसके रूप में विश्वास करती है कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में जो है अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है, मतलब अंतर्दृष्टि आंतरिक रूप से वो उस चीज़ को देख सके। नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है, किस पर? अध्यापिका की मनोदशा, कि मतलब अध्यापिका उसकी मन की दशा क्या, वो क्या सोच रही है, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। सो क्या है इसका, किस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, मतलब जो टेक्निकल सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है, या एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा एक बच्चे की असफलता असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, मतलब उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है या संवेदी गतिक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है जो 2 से 7 वर्ष का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो वो है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा है। सो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये उनके में विभिन्नता के कारण है, किसमें? मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या परावर्तकता स्तर। सो राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम शैली सबकी अलग अलग होती है, कोई ग्रुप में सीखना चाहता है, कोई सिंगल रहकर सीखना चाहता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? नेगेटिव आया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है ये पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में कभी नहीं सीखते, तो यही आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। केवल बच्चे कक्षा में सीखते हैं, तो ये नहीं पर हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। मतलब बच्चे तब भी सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। तो बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हों, बस क्या सही नहीं होगा कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को प्राइमरी स्टेटस जो होता है, प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं उनको अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, या फिर पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी
उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, क्योंकि छोटे बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, मतलब प्रेशराइज करने की। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके पीछे या तब उसके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है या बेहतर होता है। मतलब स्थिर रहता है मतलब एक ही जगह रहता है, फिर दूसरी जगह नहीं होता। अवनत यानी उन्नति का उल्टा जो होता है विपरीत, उन्नति अवनति। अवनत मतलब डिमोशन हो जाना। समान रहता है या बेहतर होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह बेहतर होता है, क्योंकि जब समस्या पर चर्चा का अवसर उन्हें दिया जाएगा तब उसके सीखने का वक्र क्या रहेगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त मतलब जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है क्या, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। मतलब अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि बच्चों को स्वयं चिंतन, खुद चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें कि बच्चे खुद सोचें, और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को भी सुने और उसका अनुपालन करें, मतलब उसे फॉलो करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए, मतलब शिक्षार्थियों के साथ ही ऐसी व्याख्या करनी चाहिए जिससे बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, या उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। प्राइमरी लेवल का जो स्कूल होता है उसका जो क्लासरूम होते हैं उसके संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना या याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या सक्रियबद्धता का अर्थ है इसमें, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। सो ये थी हमारी 40 प्रश्नों की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।